हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। हाँ, दिल्ली में थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखिए। एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़े बीमार हो गए तो फिर आपके 2-4 दिन ख़राब हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आई होप आप सबकी कोचिंग क्लासेस ख़त्म हो चुकी होगी, अगर आप कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है तो थोड़ा सा पैक रहिए और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, जितना हमने कवर किया है वीडियोस में, एटलीस्ट वो आपने अच्छे से कर लिया है। क्योंकि हम मैकेनिक्स पूरा कवर करेंगे, तब तक आपका भी साथ साथ अगर कवर हो जाएगा तो डेफिनेटली गेट में कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो आपको कन्फ्यूजन होती है आलतू फालतू की, वो सारी दिमाग से पहले निकाल दीजिए। क्योंकि हर वीडियो में सिर्फ 1 या 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद तो क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो 1-2 बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो क्वेश्चन 1-2 मैं करवा दूंगा, और उसके बाद 15, 20, 25, 30 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उतने आप खुद से करेंगे। अब वो क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये मत मान के चलिए कि वीडियो देख लूंगा और कॉन्सेप्ट डेवलप कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, प्रैक्टिस आप करेंगे तब वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो 10-15 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो फ्रिक्शन से रिलेटेड आपके जो बेसिक हैं वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाने लायक हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन 2 टाइप का होगा। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। स्टैटिक जैसे मतलब नाम से पता चलता है, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है उस टाइम तक जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जब मूविंग बॉडी है, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, रोल करना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसको एफ सबस्क्रिप्ट एस से डिनोट किया है, इसको एफ के से डिनोट किया है। देखिए डिफरेंस समझाता हूँ इनमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस भी टेबल पे बैठे हैं उसको पुश करिए, हल्का सा पुश स्टार्ट करिए। थोड़ा सा आप उसको पुश करेंगे तो मूव नहीं करेगी, थोड़ा और फोर्स बढ़ाइए और बढ़ाइए। जब जब वो मूव करना स्टार्ट करेगी, उससे जरा सा पहले जो फ्रिक्शन रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो कि डिपेंडेंट था कि आपने कितना फोर्स लगाया। क्योंकि आपने फोर्स लगाया, टेबल मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि टेबल वापस तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है, जो कि उसके टेबल के जो लेग्स हैं उसकी वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है वो है। तो आपके फोर्स के बराबर ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बताइए, और आप मैक्सिमम वैल्यू बता के आ जाते हैं। उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बतानी है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही है जितना आप फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, वंस अ बॉडी स्टार्टेड मूविंग देन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। फिर उसकी जो वैल्यू है वही एक मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक फ्रिक्शन की सेम ही वैल्यू रहती है। स्टैटिक की वेरी करती है 0 से मैक्सिमम जो आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस होता वहां तक। और ये कितना होगा? जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे, अनलेस कि आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, उसके बराबर होगा। सिंपल है, आपने सबने पढ़ा ही होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम म्यू इंटू एन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। इसको आर से डिनोट कर लेंगे, कहीं कहीं आप एन से डिनोट कर ले, एक ही बात है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस आपका है उनके बीच में क्या रिएक्शन आ रहा है वो। नेट रिएक्शन हमेशा देखेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या कर लेता है कि कुछ ऐसा फोर्स होता है जिसका कंपोनेंट आपके वेट को थोड़ा सा कम करते हैं, तो पूरा वेट नहीं लेंगे, उसमें वो कंपोनेंट माइनस करेंगे, नेट जो 2 सरफेस के बीच में दबाव बन रहा है, जो रिएक्शन आ रहा है वो लेंगे। हाँ, एक चीज आपको बता दें कि म्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो ज्यादा होता है डायनामिक फ्रिक्शन के। क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करने के लिए जो बॉडी को मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए इनिशियली वो ज्यादा चाहिए, फिर एकदम से जब मूव करना स्टार्ट कर देते तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। चलिए थोड़ा वर्ड्स में पढ़ लेते हैं क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। When two bodies in contact trying to slide with respect to each other but they do not slide, then there exists a static friction whose value varies from 0 to a maximum value depending on the applied force. If the value of applied force is less than
equal to maximum force, then there exists a static friction whose value will be exactly equal to the applied force and will act opposite to the applied force. मतलब जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही होगी जितना आपने फोर्स लगाया है. नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. When two bodies in contact are in relative motion, then there exists a kinetic friction whose value remains constant equal to mu k into n. n आपका नॉर्मल रिएक्शन है, म्यू के आपका काइनेटिक कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का, एंड विल एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन. अब देखिए, अगर y एक्सिस पे हम फ्रिक्शन प्लॉट करें और x एक्सिस पे हम फोर्स अप्लाइड, कितना हमने फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे बॉडी मूव नहीं करेगी, स्टैटिक कंडीशन में है, थोड़ा और लगाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, जितना आपका फोर्स होगा उतना ही आपका फ्रिक्शन होगा, तो सिमिलर बढ़ता जाएगा. जब आपका मैक्सिमम कंडीशन पे आ जाएगा, उस वर्ज पे आ जाएगा कि अब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, उससे जरा सा ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे तुरंत बॉडी मूव करेगी और एकदम से फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज कर जाएगा. फिर ये कांस्टेंट रहेगा, जो स्टैटिक आपका फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वो कांस्टेंट रहता है. तो डायनेमिक वाला जो पार्ट है, जो काइनेटिक पार्ट है, वो फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट होता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन होती है उसमें वो इंक्रीज करता है एक मैक्सिमम कंडीशन तक, और जो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन करके हम फोर्स निकालेंगे वो इस मैक्सिमम फोर्स के बराबर, ये यहाँ इस पॉइंट की कैलकुलेशन करते हैं हम स्टैटिक में. तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स है, आप म्यू एस इंटू एन निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये डेफिनेटली आपको ऑप्शन में देगा वो, और फोर्स कहीं यहाँ कहीं होगा, तो आपको वेरीफाई करना है कि फोर्स कितना है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है. चलिए देखते हैं एक एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं, स्टैटिक डायनेमिक, दो टाइप का फ्रिक्शन है इसलिए हम दो एंगल पढ़ लेंगे. व्हेन द बॉडी इज एट वर्ज ऑफ मोशन, मतलब कि बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, then the angle made by the contact force with the normal reaction is called a angle of static friction. देखिए ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन था, इनका जो रिजल्टेंट है इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. तो इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. अब अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो ये एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल के का जो रिजल्टेंट है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इनका जो एंगल है वो एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया. सिंपल है. अब देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे कि म्यू एस एंड म्यू के आर नॉट गिवन सेपरेटली. अगर किसी क्वेश्चन में नहीं देता अलग अलग तो हम मान के चलेंगे दोनों बराबर है, ठीक है. और अगर फ्रिक्शन एंगल गिवन है तो सिंपल आपका tan phi इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा. क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बेटर समझ आएगा. फाइंड द फोर्स F, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर. इस वाले ब्लॉक को पुल करना है, और इसके ऊपर एक 100 kg का ब्लॉक और रखा है जो कि स्ट्रिंग से फिक्स सरफेस से अटैच है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम बिटवीन द टू ब्लॉक्स एंड द ब्लॉक एंड फ्लोर. मतलब कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दो सरफेस के बीच में वो सेम है, 0.4 के बराबर दिया हुआ है. अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है कि ये ब्लॉक पुल हो जाए. अब स्टैटिक काइनेटिक कुछ अलग से मेंशन नहीं किया, तो दोनों हम सेम मान के चलेंगे. इनकेस दोनों की वैल्यू दी होती स्टैटिक और काइनेटिक, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड हम निकालते स्टैटिक के बेसिस पे, क्योंकि एक बार स्टार्ट करने के बाद फ्रिक्शन कम होगा काइनेटिक वाला, बट स्टार्ट करने के लिए फोर्स तो चाहिएगा. तो अगर सिर्फ पूछता है कि अलग अलग देता म्यू की वैल्यू, तो हम स्टैटिक म्यू की वैल्यू लेते हैं मिनिमम फोर्स निकालने के लिए. अब देखिए दो सरफेस है, सिंपल सी बात है, एक यहाँ से फ्रिक्शन इसको पीछे ड्रैग करेगा और एक यहाँ से इसको फ्रिक्शन ड्रैग करेगा. दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों फ्रिक्शन फोर्स को ऐड करेंगे तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड आ जाएगा. गलती जो लोगों से होती है वो सिंपल यही होती है, जल्दबाजी, वो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 100 × G ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ के लिए ठीक है, और यहाँ पे 150 × G ले लेते हैं. वो गलत हो जाएगा क्योंकि इस ब्लॉक पे ये वेट भी आ रहा है, तो मतलब नेट जो इस सरफेस पे रिएक्शन आएगा 150 + 100 250 kg का जो रिएक्शन बनेगा वो यहाँ पे आएगा.
बस यही एक छोटा सा उसमें था ध्यान रखने वाली बात। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में जनरली बस ऐसी ही मिस्टेक होती है कि आप नेट जो रिएक्शन है वो गलत कर देते हैं निकालते वक्त। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक मतलब सबका वेट आ रहा होगा नीचे वाले कॉन्टैक्ट सरफेस पे। अब देखिए सिंपल है, म्यू इंटू एन। एन क्या हो जाएगा, इस सरफेस के लिए 250 kg एंड इस सरफेस के लिए 100 kg इंटू जी। सिंपल कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन, बॉडी का वेट 300 न्यूटन है, लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स which can move the body while acting at an angle 25 degree with the horizontal। ये फिगर गिवन है, ये बॉडी है, इसका जो वेट है वो 300 न्यूटन है और एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया जो कि 25 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब पूछ रहा है कि मिनिमम कितना फोर्स हो कि ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे इसका दिया हुआ है 0.3। देखिए अब चीज़ पहले समझते हैं, ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो आप देख लेंगे कर लेंगे, बट जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट है वो समझिए। जब हम ये फ्रिक्शन फोर्स F निकालते हैं तो ये क्या होता है, म्यू इंटू एन या R जो आपका रिएक्शन है। तो रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नेट डाउनवर्ड जो यहाँ पे वेट लगेगा वो है। अब देखिए ये जो फोर्स है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस वेट को थोड़ा सा कम करेगा, मतलब 300 माइनस दिस फोर्स इंटू साइन 25, ये क्वांटिटी माइनस करेंगे तो हमारा रिएक्शन आएगा। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका है वो पुल करने में हेल्प करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू पी कोस अल्फा पी इंटू कोस 25 डिग्री, और जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या आएगा, इसका वेट माइनस पी इंटू साइन अल्फा, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखने की है। हाँ अगर यही क्वांटिटी एग्जैक्टली, ये फोर्स एग्जैक्टली रिवर्स होता तो मतलब ये ऐड कर रहा होता है इसमें वेट, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, इस माइनस की जगह प्लस आ जाता है। एल्स जो आपका ये क्वांटिटी है हॉरिजॉन्टल फोर्स वो तो वही रहता, बस ये आपका प्लस में आ जाता। तो अब देखिए सिंपल है, इसके बाद तो कैलकुलेशन हो गई है। आपका रिएक्शन ये आ गया पी की टर्म्स में और फोर्स भी पी की टर्म्स में आ गया। तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू आर होता है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या निकाला था हमने, 0.906 इंटू पी, 0.9063 इंटू पी इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू की वैल्यू 0.3 गिवन है और आर की वैल्यू हमने अभी निकाले 300 माइनस 0.4226 इंटू पी। क्या इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, P इज इक्वल टू 87.1 न्यूटन। बस ध्यान ये रखना है कि फोर्स आउटवर्ड जा रहा है तो मतलब ये इसको थोड़ा सा लिफ्ट करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा वेट इसका नेट, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता डेफिनेटली इसको नीचे की तरफ थोड़ा पुश कर रहा होता तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है डाउनवर्ड होता और यहाँ पे ऐड हो जाता। एक क्वेश्चन और देखते हैं सिंपल सा। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड W which a force P equal to 5 kilonewton will hold up if the coefficient of friction at C is 0.2? is the arrangement shown in the figure में given है ये सारी चीजें। neglect other frictions and the weight of member, member का weight neglect करने को बोल रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.2 उसका कोफिशिएंट है, ये पुली टाइप कुछ अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, वेट सेंटर डिस्टेंस से 50 mm दूर है, और ये जो फ्रिक्शन जो लग रहा है ये सेंटर डिस्टेंस इसका सेंटर से 75 mm है। अब डेफिनेटली अगर वेट हमने इस तरफ लगाया तो पुलिया से घूमने की कोशिश करेगी, पुलिया से घूमने की कोशिश करेगी, मतलब यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया, म्यू इंटू एन, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना है तब फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इंटू 75 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इंटू 50 mm। कुछ नहीं, इस पर हमने टॉर्क बैलेंस किया है, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए सिंपल यहाँ पे हम मोमेंट बैलेंस करेंगे। इससे जो रिएक्शन आएगा अपवर्ड आएगा, रिएक्शन इंटू 1 मीटर विल बी इक्वल टू पी इंटू 1.5 मीटर, ये क्लॉकवाइज देगा।
सिंपल अब कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। आर मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन है सी पे, तो आर विल बी आर इंटू 1, रिएक्शन अपवर्ड होगा, इंटू दिस डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू दिस पी 5 इंटू दिस डिस्टेंस 1.5। यहाँ से आर हमारा आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन, और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है एट सी म्यू आर हो जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 0.2 इंटू 7.5 1.5 किलो न्यूटन। अब देखिए मोमेंट लेंगे हम सेंटर के अबाउट, पुली के सेंटर के अबाउट, तो वेट इंटू 50 mm इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन इंटू 75 mm। तो यहाँ से हमारा वेट आ जाएगा 2.25 किलो न्यूटन, जो मैक्सिमम यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है 5 किलो न्यूटन लगाने के बाद। चलिए एक लास्ट टॉपिक देखते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। ये जनरली पूछा नहीं जाता है, बट हो सकता है पूछ ले आपके गेट में या ESE में कभी कभार पूछ लेता है, तो काफ़ी इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। रोलिंग रेजिस्टेंस, मान लो कि आपका कोई सर्कुलर बॉडी है या सिलेंडर है जिसको आप रोल करवाएंगे किसी फ्लैट सरफेस पे, तो वहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस तो वहाँ भी रहेगा, क्योंकि मान दें रोलिंग में कम रेजिस्टेंस होता है फ्रिक्शन का, बट होता तो है। अब वही फ्रिक्शन की मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि वो रोल करना स्टार्ट कर दें, तो देखिए समझते हैं। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड एट द सेंटर ऑफ रोलर पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस टू स्टार्ट रोलिंग इज कॉल्ड रोलिंग रेजिस्टेंस। मिनिमम जो हम फोर्स लगाएंगे पैरेलल जो सरफेस है इसके, देखिए एक लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, बट लेंथ है ये। इसलिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में म्यू आर डब्ल्यू बाय कैपिटल आर, म्यू आर क्या, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस, जो कि mm में गिवन होता है। इस फॉर्मूला की डेरिवेशन में mm में लिया गया था। W लोड ऑन द रोलर है और R रेडियस ऑफ रोलर है, इसका रेडियस है, W लोड है, तो म्यू W बाय R, ये हमारा मिनिमम फोर्स आएगा। यूनिट आप बैलेंस कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। ये आपका mm में है और ये भी आपका mm में रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका लोड जिस भी यूनिट में रखेंगे, न्यूटन में रखें या किलो न्यूटन में रखेंगे, वो फोर्स उसी यूनिट में आ जाएगा। ध्यान रखिए, अगर इसको mm में रखेंगे तो इसको भी mm में रखना, आर को भी, इसको मीटर में रखेंगे तो इसको भी मीटर में रखना, एल्स यूनिट गड़बड़ा जाएंगे फिर। देखिए लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट समझाता हूँ क्या होता है। जब भी कोई भी सिलेंड्रिकल रोलर या कुछ और है वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे रहता है, तो एक फ्लैट सरफेस बनता है, थोड़ी सी फ्लैट लाइन बनती है। अब वो जनरली दिखती नहीं है, बट ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए आप अपनी किसी ट्रक या बस या अपनी कार के या फिर अपनी बाइक के टायर को देखिए, जब खड़ी रहती है, आप उससे बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा नीचे से फ्लैट हो जाता है। वो जो फ्लैट लेंथ है उसी को लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं, जो मतलब जितने कॉन्टैक्ट में है जितनी लेंथ, वही कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस है। तो मिनिमम फोर्स आप निकालेंगे कितना रिक्वायर्ड है रोल करवाने के लिए। इजी सा है, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, आपको तीनों चीज गिवन होगी और पी निकल जाएगा। आई होप जितना बताया उतना आपको समझ आया है। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस अब लगा सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, और विदाउट क्वेश्चन, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि विदाउट क्वेश्चन हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हम क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ये ऐसा ही है कि आपको मैं थ्योरेटिकली एरोप्लेन चलाना सिखा दूं और फिर आपको प्लेन में बैठा दूं कि अब चलाओ भाई नहीं चला पाओगे यार, हाथ पैर फूल जाएंगे, नर्वस हो जाओगे। ऐसा ही होगा, फाइनल गेट में जाके बैठ जाओगे गेट एग्जाम में और प्रैक्टिस की नहीं है तो नर्वसनेस आएगी वहाँ पे। तो अच्छे से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। वर्चुअल कैलकुलेटर अब आप लैपटॉप पे यूज़ करिए विद माउस, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मोबाइल में यूज़ करते हैं तो ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहता है, तुम जैसे टैप करते हो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है जो भी इनपुट आपने दिया। बट माउस और लैपटॉप से जब आप करते हैं तो थोड़ा सा लैग आता है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और माउस बहुत ज़्यादा हाई फाई टाइप का मत लीजिए, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ आपको नॉर्मल सा ही माउस मिलेगा। तो आप नॉर्मल से ही माउस पे प्रैक्टिस करिए। मार्केट से आपको 100-150 रुपये मिल जाएगा, वही माउस यूज़ करिए, क्योंकि उसी टाइप का माउस आपको फाइनली एग्जाम में मिलने वाला है। तो आपको पता रहेगा कि ये माउस कहाँ गड़बड़ करता है, कितना स्लो रिस्पॉन्स करता है, तो उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। 1 महीना सफिशिएंट होता है प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ साथ क्वेश्चन ज़रूर लगाइए,
कोई भी इशू आपका है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्जाम।